का मकसद आज यहाँ बैठना पड़ा। यहाँ पे सबको मेरे साथ सभी लोग भी पहुँचे, सभी सीनियर लोग हैं, मेरे से काफ़ी सीनियर लोग पहुँचे और सबका एक्सपीरियंस भी मेरे से बहुत ज़्यादा है। पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता, अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें माध्यम से हमारे परिवार के ऊपर कुछ लोगों, चंद लोगों ने, और चाहे वो 2 लोग थे चाहे वो 3 लोग थे, चंद लोगों ने बहुत छींटाकशी की। हमेशा की तरह मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने आप लोग जवाब देंगे, यही जिंदगी में मेरा एक वो रहा कि लोग अपने आप जवाब देंगे। पर जब मैंने देखा कि ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसका जवाब अब मुझे पूरी तरह से देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि इस बार छींटाकशी इस तरह की थी कि उसमें मेरे परिवार को भी लाया गया। अगर ये राजनीतिक बात होती तो शायद मैं हमेशा की तरह ये सोचता कि लोग जवाब देंगे और हमेशा की तरह लोगों को जवाब देने देता। पर क्योंकि ये मेरे परिवार के ऊपर था, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर था, मेरी बहन के ऊपर था, और परिवार का मुखिया होने के नाते, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेवारी मुखिया के रूप में मेरी, तो ये भी मेरी एक जिम्मेवारी है जिसका निर्वहन करने में यहाँ बैठा हूँ। और सभी लोग जो यहाँ आए हैं ये भी परिवार के रूप में ही यहाँ पहुँचे हैं, आशीर्वाद देने, प्यार देने, क्योंकि अपने आप पहुँचे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी धर्मपत्नी के लिए और मेरी बहन के लिए बार बार अखबार के अंदर बातें लिखी गई, बोली गई, सोशल मीडिया में बोला गया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रेस वाले खुद पता कर लेंगे कि सच्चाई क्या है। और जब जो हमारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जब खुद इसकी तह तक जाएंगे तो उनको सच्चाई पता लग जाएगी और मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि 2 ही लोग बोल रहे थे या 3 ही लोग बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि उनके बोलने को लोग सुनते भी नहीं बोल रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये सबको पता ही है और पत्रकारों के माध्यम से सच्चाई सामने आ जाएगी। पर जब वो नहीं आई तो आज मैं आपके पास सारा डाटा लेके आया। पहली चीज ये है कि एक होटल से रिलेटेड बात की गई कि एक होटल लिया गया और मुख्य रूप में कहा गया कि इस होटल के लिए लेने के लिए बैंक के साथ, केसीसी बैंक के साथ अपने रसूख के द्वारा उसके अंदर कुछ करवाया गया। तो मैं आपको सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो होटल है, ये होटल पालमपुर में है, और इस होटल को जब हमने लेने का सोचा उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत अनाप शराब बोला गया। एकदम मैं समझ सकता हूं कि काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर होता है, कई लोगों को समझ नहीं आता। और ये जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, उनको पता था कि इसकी असलियत क्या है, इसलिए किसी भी सीनियर आदमी ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना विपक्ष ने की ना पक्ष ने की। पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने अखबार में या किसी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी इसकी बात की, किसी ने भी मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। एक सिर्फ लेडी जिनको मैंने पहले फोन किया था सोशल मीडिया पे, वो कुछ लिखती रहती है, बोलती रहती है, उनको मैंने जरूर पहले फोन किया था कि आप पक्ष नहीं लेती, अपने आप कुछ बोलती हैं, आपने मेरा पक्ष लेना। पर जब उन्होंने भी मेरे पक्ष के लिए मेरे को फोन किया तो उसमें सिर्फ 2 बातें लिखी जो मैंने कही, या 2 बातें ही बोली कि अब मैं इसके ऊपर जो भी कानूनी कदम है या जो भी इसके ऊपर चीज़ है उसके बारे में हम फैसला करेंगे। मेरा पूरी बात मैंने बल्कि उनको ये भी कहा था कि आप रिकॉर्ड करिए जो मैं कह रहा हूँ, और आपकी बात जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो सारी आप मेरी चलाइए, रिकॉर्डिंग मत चलाइए, पर आप मेरी बात जरूर बताइए।
पर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, इसलिए मुझे आज आपके बीच में आके पूरी बात बतानी पड़ रही है। देखिए, प्रेस में भी जब आप कोई चीज़ कहते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको किसी को मेरी बात भी सुननी चाहिए थी या मेरे से पूछना चाहिए था। ये राइट है मेरा कि जब आप मेरी परिवार के बारे में कुछ लिख रहे हैं, जब आप मेरी धर्मपत्नी के बारे में लिख रहे हैं, मेरी बहन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप मेरा वर्जन तो लेंगे, मेरे से पूछेंगे इसमें सच्चाई है कि झूठ है। सिर्फ एक तरफा किसी की सोशल मीडिया पे कोई आदमी बोल रहा है या कोई झूठ लोगों पे फैला रहा है, उसके ऊपर एकदम किसी ने रिएक्ट करके कोई खबर लिख दी, उस खबर की तह तक नहीं गई, क्योंकि अब इतना ज़्यादा ये डैमेज हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि अब मैंने फैसला लिया है कि मैं अब कोर्ट में जाऊंगा। और ये डिसीजन जो है, अब मैंने ये फैसला लिया, नहीं तो मैं कभी ये फैसला नहीं लेता, पर क्योंकि मेरे परिवार की बात है और मेरी बहन की बात है, मेरी धर्मपत्नी की बात है, तो अब मैंने ये निर्णय लिया कि आई विल मूव टू द कोर्ट। न्यायपालिका के पास जाके मैं अपनी बात रखूंगा और न्यायपालिका के पास जाके मैं अपनी बात रख के सच का सच और झूठ का झूठ जो है अब हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका कोर्ट करेंगे और कोर्ट का केस करने का मैंने निर्णय लिया। और ये अल्टीमेट निर्णय है, इससे सारी दुनिया को पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पर उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा कठोर निर्णय लिया। और ये कठोर निर्णय है जब आप कोर्ट में जाते हो, और कोर्ट में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको सच्चाई लोगों के पास लानी। मैं बोल के भी ला सकता हूँ, पर कोर्ट में जाके सब लोगों को पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए इस हर बात को लेके पहली बार जिंदगी में मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं कोर्ट में जाऊंगा और पहले इनको नोटिस देंगे और नोटिस में इनसे सार्वजनिक तौर पे ये लोग माफी मांगे। अगर ये माफी नहीं मांगते, जिन लोगों ने ये भ्रामक प्रचार किया, ये झूठ फैलाया, अगर ये माफी नहीं मांगते तो फिर मैं कोर्ट को मूव करूंगा, इनको माफी का समय देंगे। क्योंकि मेरा तब भी दिल ऐसा है कि मैं एक बार जरूर समय देना चाहूंगा कि माफी मांगे, पर सार्वजनिक माफी मांगे। अगर नहीं उसके ऊपर भी ये माफी मांगते, फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा और उसके बाद सच जो है और झूठ है वो कोर्ट सबके सामने लाएगा। पर अब आपको बताने के लिए मैं इसके ऊपर आता हूं कि अब इसमें एक और चीज है, बड़ी मजेदार चीज ये है कि मुझे ये भी ज्ञान है कि इसमें पीछे कौन है। इसमें ये 2-3 लोग नहीं है जो पीछे आगे बोल रहे हैं। ये तो कोई बड़े, किसी भी सीनियर लीडर ने कोई बात नहीं की, किसी भी बड़े नेता ने प्रदेश के कोई ये बात नहीं की। ये लोग नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। मैं जानता हूं वो कौन है, चाहे वो सियासत से जुड़े हुए हों, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई अफसर हो। मेरी बड़ी पैनी नजर है उनके ऊपर, वो कोई भी होंगे। मेरा बड़ा पक्का यहाँ पे एक रिवाज है हमारे यहाँ, जो बर्तन है वो हम वापस करते हैं और मैं जो बर्तन है वो सूद समेत वापस करूंगा। ये बड़ी पक्की बात है। जो भी लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि मैं उनको जान रहा हूँ। अब वो घर में बैठ के इस चीज को जान ले कि मैं जान रहा हूँ कि आप ये भ्रम प्रचार करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले ये बहुत बार हो चुका। पहले फैलाया गया कि भाई जो हिमाचल भवन है उसकी कुर्की हो जाएगी, वो बिक जाएगा। अब वो बिकने वाला है, उसको खरीदने के लिए बात भी हो गई है। उसके बाद फैलाया गया कि सारे होटल बिकने वाले हैं। मेरे को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने अपना स्टैंड अपनी बीओडी में क्लियर किया। अब मेरी बीओडी जानती थी कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने पत्रकार वार्ता शिमला में की कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे होटलों के लिए फैलाया गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा एक बिल विधानसभा में आ गया और विधानसभा में आके एक बिल्कुल आधारहीन
झूठ से भरा हुआ बिल वहां विधानसभा में ले आओगे, अभी तक उसके ऊपर भी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई। पर जो भी है, भाई बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं नगरोटा का बेटा हूं, उसके बाद कांगड़ा जिले का बेटा हूं, उसके बाद हिमाचल का बेटा हूं, और उसके बाद योद्धा का बेटा हूं। तो ये बड़ी क्लियर बात है मेरे दिमाग में, नगरोटा का बेटा हूं, कांगड़ा जिले का बेटा हूं, हिमाचल का बेटा हूं और एक योद्धा का बेटा हूं। तो ये जो भी लोग हैं इनको बड़ी पैनी नजर से मैं देख रहा हूं और अपनी बर्तन में बिल्कुल सूद समेत उनको वापस करूंगा। अब बात आ गई इस होटल की। अब जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसके बाद आप थोड़ा सा आपको एक नई चीज सुनाई देगी जो आपको कभी सुनाई नहीं दी। जो मैं सोच रहा था कि प्रेस वाले खुद थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, पर वो नहीं आई। सबसे पहले हमें इस होटल का ज्ञान कैसे हो। हमें बैंक के लोन से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि जब आप एक पब्लिक लाइफ में होते हो और जब आप पब्लिक के साथ आपका जुड़ाव होता है और लोगों के लिए आपका जीवन समर्पित होता है, तो आपको जिंदगी के अंदर वो सारी बातें रखनी पड़ती है। पर ये होटल की बात आई कहां से? ये होटल जो है, ये होटल का सबसे पहले ट्रिब्यून जो अंग्रेजी की अखबार है, ट्रिब्यून अंग्रेजी की सबसे बड़ी अखबार है, सबसे बड़ी मतलब हिमाचल में अखबारें सारी अंग्रेजी की बड़ी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है और बहुत सी और है। बट हिमाचल के अंदर ट्रिब्यून अखबार जो है वो अंग्रेजी में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें एक बहुत इज्जत वाला नाम ट्रिब्यून अखबार बड़ा नाम रखती है। ट्रिब्यून की अखबार के अंदर एक एडवर्टीजमेंट निकली, मैं अखबार भी लेके आया हूं और मैं आपको इस एड को बड़ा करके बताता हूं। एक अखबार की एड होती है, एक अखबार की एड होती है जो क्लासिफाइड में आती है, सिंपल साइड में, जिसमें शादी के, किसी चीज को बेचने के, खरीदने के इश्तिहार आते हैं। एक ऐड होती है जो बड़ी उसके साइड में अलग से लगती है। क्लासिफाइड में तो काफी सारी ऐड लगती है, पर अलग से ऐड लगती है। तो ये ऐड निकली ट्रिब्यून के अखबार में यहाँ पे, और ट्रिब्यून के अखबार के अंदर पेज के ऊपर ऐड आई, एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे नहीं, मेन पेज पे अखबार में ऐड आई। और ये ऐड क्लासिफाइड बिजनेस के 6 तारीख को ये ऐड आई, 6 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट आई और 6 अगस्त को पहली बार हमारे दफ्तर ने इस ऐड को पढ़ा। हमारे दफ्तर के अंदर तकरीबन हमारे अपने बिजनेस में, और ये मैं आपको सार्वजनिक तौर पे बताना भी चाहता हूँ क्योंकि काफी लोगों ने पूछा कि भाई क्या है, तो मैं इसके ऊपर अभी आपके पास आऊंगा। हमारे दफ्तर में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और ये काम मैनेजर्स का, सीनियर मैनेजर्स का होता है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उसको बताते हैं। बिजनेस क्लासिफाइड में जब ऐड आई तो उन्होंने ऐड के बारे में बताया कि इस होटल की ऐड निकली है और एक होटल जो कांगड़ा जिले में, इस ऐड में लिखा था कांगड़ा जिले में एक बड़े होटल को हम या तो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, या हम जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, या हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या हम उसकी सेल करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। और इसमें लिखा था इंटरेस्टेड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है विद विजन फॉर ग्रोथ आर इनवाइटेड टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी। और कॉन्टैक्ट के लिए इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया था। क्या दिया था? ईमेल आईडी। इस ऐड को पढ़ते ही समझ आ गया कि ये बड़ा होटल है कोई, जिसकी कोई ऐड आई है और वो बेचना चाहते हैं। ये ऐड जैसे ही हमारे पास आई तो हमारे दफ्तर ने ये ऐड मेरी धर्मपत्नी को भेजी। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से बात की और ईमेल होगी, नहीं है यहाँ तो इसके अंदर। तो इसके बाद इसके अंदर ये रही, ये रही। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने 6 तारीख को ऐड आई थी
ट्रिब्यून के अखबार में आई थी। 7 तारीख को मेरी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि आप इनको मेल कर देना और इनसे इनकी डिटेल मांगना, जो ईमेल आईडी दिया है। ईमेल आईडी था rscplp@gmail.com। भूमिका बाली के नाम से ईमेल हुई 7 तारीख को 12:30 पे दोपहर। और ईमेल का डाटा जो है वो पूरी दुनिया में होता है, कंप्यूटर पे होता है, और ये हमेशा के लिए होता है, एटर्निटी के लिए। इन्होंने, मेरी धर्मपत्नी ने ये लिखा कि हमने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी है। We came across your advertisement in the Tribune regarding the sale, partnership, collaboration, joint venture for your property। मतलब आपकी प्रॉपर्टी की आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। हमने आपकी ऐड देखी है और वी आर इंटरेस्टेड एंड वुड लाइक टू नो। इन्होंने बोला हम इंटरेस्टेड हैं आपकी ऐड को देख के और हम आपसे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। पहली क्वेश्चन पूछा भूमिका जी ने, इज द प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल? क्योंकि 6 को ऐड आई थी, 7 को इन्होंने ईमेल किया। इन्होंने लिखा क्या अभी भी आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है बात करने के लिए? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भेजिए, अगर है तो कंडीशन भेजिए, उसकी स्पेसिफिकेशन भेजिए, एक्सपेक्टेड प्राइस भेजिए कि कितने में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और बेस्ट टाइम फॉर इंस्पेक्शन और विजिट। आपकी प्रॉपर्टी में आने का बेस्ट टाइम क्या है? इसमें लिखा काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट वी कैन बी डायरेक्टली गेट इन टच विद यू। भूमिका बाली जी ने बोला, मेरी धर्मपत्नी ने, कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिएगा। ये ईमेल इन्होंने किया, हमारी धर्मपत्नी जी ने अपना ईमेल किया कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दीजिएगा, डिटेल दीजिएगा और हमें भिजवाइएगा। इनका ईमेल का जवाब नहीं आया। 8 तारीख को दोबारा से ईमेल को फॉरवर्ड किया कि जवाब नहीं आया, तो 8 को दोबारा भेजा सेम ईमेल को। उसके बाद इनका जवाब आया केशव चंद चौहान जी का, जो कि इस होटल के मालिक हैं। उनके अपने ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी उन्हीं का था, rscplp@gmail.com, और उसके अंदर नाम केशव चंद चौहान जी का है। उनका जवाब आया, मैडम प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन, अपना नंबर दिया, फॉर फर्दर डिटेल्स। और उसके बाद इन्होंने अपना जवाब दिया कि कोई भी डिटेल के लिए आप हमारे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी धर्मपत्नी जी से मैंने कहा कि ये केशव चंद चौहान जी जो है, इनके होटल के बारे में मैंने सुना है, इस होटल को मैं जानता हूँ, ये सरोवर पोर्टिको है, और इनका बैंक में कुछ हमारे को मालूम है कि बड़े सालों से इनकी कोई दिक्कत चल रही है, जो तभी इन्होंने शायद ट्रिब्यून में ऐड निकाली है। और इसके बारे में हम पूरे इस एरिया को भी पता था, सबको पता था। तो मैंने धर्मपत्नी अपनी भूमिका बाली जी को कहा कि आप इनको मैसेज कर दीजिएगा और इनसे डिटेल मंगवा लीजिएगा। इन्होंने केशव चंद चौहान जी को, क्योंकि उन्होंने फोन के अपना नंबर भेजा ईमेल पे, तो भूमिका बाली जी ने उनको फोन किया, जो उन्होंने नहीं उठाया। फिर इन्होंने उनको मैसेज किया कि नमस्ते केशव सर, ये मैसेज है व्हाट्सएप पे, और ये मैसेज है 9 तारीख का। अब एक दिन और बीत चुका है। एक दिन के बाद मैसेज किया 9 अगस्त को कि नमस्ते केशव सर, वी ट्राइड कॉलिंग यू एज हैड सीन योर एडवर्टीजमेंट। द्वारा लिखा कि आपकी एडवर्टीजमेंट हमने ट्रिब्यून में देखी, एंड हैड रिटन एन ईमेल, मैंने आपको ईमेल भी लिखी, टू इंक्वायर अबाउट योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए। एज यू हैड शेयर्ड योर नंबर, आपने अपना नंबर हमें ईमेल पे दिया। वी हैड कॉल्ड यू टू गेट द डिटेल्स, आपसे हमने डिटेल मांगने के लिए फोन किया। काइंडली कॉल बैक, वापस फोन कर लीजिएगा जब आप कर पाए। फिर रिगार्ड्स भूमिका बाली। इनका उसी टाइम मिस्ड कॉल वापस आया। ये पहली बार था जब केशव चंद चौहान जी से उनके फोन पे हमारे परिवार की कभी बात हुई। ये जिंदगी में उनका फोन भी है, हमारे परिवार के फोन भी है, मेरे फोन भी है, उनके भी है। फोन पे पहली बार ये इंटरेक्शन हमारी जिंदगी में हुई, और ये डिटेल्स जो है ये इसके अंदर है। तो ये तो हो गई पहली चीज। तो हमने एक एडवर्टीजमेंट जो ट्रिब्यून में आई,
उसके ऊपर देख के उसका संज्ञान लिया और उसके संज्ञान के ऊपर ईमेल आईडी पे बात की, ईमेल पे डिटेल मंगवाई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब केशव चौहान जी हमसे मिलने आए और उनकी धर्मपत्नी जी से भी मैं मिला, बहुत ही नेक लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बिजनेस में कभी भी कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। जिंदगी में मुझे दुख है कि केशव चौहान जी जैसे इंसान, उनकी धर्मपत्नी रूमा चौहान जी का एकदम सिर्फ इसलिए कि हम राजनीति करते हैं, एक परिवार का मजाक बना के रखते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी। एक तरफ उनका परिवार परेशानी से गुजर रहा था, एक तरफ उनके परिवार में इतनी बड़ी विपदा आई हुई थी, और दूसरी तरफ क्योंकि उन्होंने अपना होटल आगे बेचा, उसकी ऐड दी, पर क्योंकि राजनीति जिसने खरीदा वो एक पॉलिटिशियन भी है, तो उसके लिए उनका मजाक बना के रखा। इतने अच्छे परिवार का, इतनी अच्छी उनकी धर्मपत्नी रूमा जी, जिनसे मैं पहली बार जिंदगी में जब मिला तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे बहुत इसकी खुशी नहीं है कि हम ले रहे हैं, ये होटल आप ही का रहेगा, हम ले भी लेंगे तब भी ये आप ही के साथ, आप ही का, हमेशा आप इसको अपना मान के ही आइएगा, यहाँ पे अपना मान के रहिएगा, अपना मान के बैठिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि कितनी पीड़ा होती है जब कोई किसी को कोई ऐसी चीज करनी पड़ती है। पर जब हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें कहा कि हमें इस होटल के लिए लोन देना है। मैंने कहा सुना मैंने भी है कि आपने कोई लोन का आपका चल रहा था, सबको पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसके बारे में सबको पता है, सब पत्रकारों को भी पता था, ये बहुत सालों से चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने लोन देना है और इसीलिए मैंने अपने अखबार में इश्तिहार निकाला है, और उस इश्तिहार को आदमी तब निकालता है जब उसको जरूरत होती है। तो मुझे इसके पैसे चाहिए, 21 करोड़ के करीब मैंने बैंक का देना है, और मुझे 21 करोड़ से ऊपर चाहिए। उनसे हमारी बात 24 करोड़ में खत्म। तो ये जो डाटा देते रहे 21 करोड़ में बिक गया, 21 करोड़ में बिक गया, ये सब बकवास था, झूठ था। 24 करोड़ रुपया हमने चेक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से अपने बैंक से उनको दिया। अब बोलते हो तो मुझे दुख होता है कि मेरा पर्सनल है, मैं इसके बारे में इतना क्यों बोलूं, पर क्योंकि पब्लिक लाइफ है और क्योंकि मुझे नगरोटा भगुआ की जिम्मेवारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, कांगड़ा जिले के लिए, हिमाचल के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उन लोगों के लिए नहीं बैठा जिन्होंने ये बोला, पर ये बात क्योंकि मैं कोर्ट में जाने वाला और मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने कोर्ट केस करना है, पर उससे पहले मैं लोगों को बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट में तो केस चलेगा, पर लोगों को उससे पहले पता रहना चाहिए कि क्या हुआ। 24 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसमें 18 करोड़ रुपया हमने लोन लिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हमने 18 करोड़ रुपए का लोन लिया, और 6 करोड़ रुपया जो था उस प्रॉपर्टी का हमने अपने बैंक के अकाउंट से दिया। अब ये तो एक बात होगी, 24 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उस 24 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके उसने 21 करोड़ रुपए बैंक का वापस किया, और बाकी पैसे उन्होंने अपने बैंक के अकाउंट में रखे। एक इज्जतदार परिवार है, इज्जत से उनको रहना चाहिए था। हमने 18 करोड़ का लोन लिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया, बैंक ने पेमेंट की, हमारे बैंक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उनको पेमेंट की, उनके ऊपर लोन था, वो लोन अब हमारे ऊपर है, हम उस लोन को चुकाएंगे। 6 करोड़ रुपए हमने अपने बैंक से दिया। ये तो एक चीज है। बाकी जो स्टैंप पेपर का लगा, बाकी लगा, जो कानूनी था वो हमने दिया, उसका भी खर्चा तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब आता है, वो भी चेक के माध्यम से हमने जमा कराया। वो भी झूठ बोलते रहे, किसी ने बोला 30 लाख लगा, स्टैंप पेपर कम लगे, इनको पता ही कुछ नहीं है। तभी मैं कहता हूँ काला अक्षर भैंस बराबर। जब आपको ज्ञान नहीं है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप बोलते भी क्यों? सिर्फ अपने आप को सुनाने के लिए कि आप मेरे बारे में बोलेंगे तो लोग आपको सुन लेंगे, इसलिए आप बोलते हैं। पर कोई सीनियर लीडर ने इसकी बात क्यों नहीं किया? मैं उसके ऊपर आऊंगा कि क्यों विपक्ष के भी किसी सीनियर लीडर ने, किसी आदमी ने इसकी बात नहीं की। अब मैं उसके ऊपर आऊंगा।
ये बात तो हो गई कि हमने खरीदा, हमने अपने लेजिटिमेट पैसे से खरीदा, लीगल पैसे से खरीदा, बैंक के माध्यम से खरीदा। 21 करोड़ रुपया उन्होंने लोन देना था, हमने 24 करोड़ का लिया, बाकी पैसे उन्होंने अपने बैंक के अंदर रखे। ये बात मैंने आपको पहली बार बताई। कैसे लिया? इश्तिहार के अंदर लिया, ईमेल के द्वारा लिया, सब कुछ कागजों में, ईमेल भी आ गई, सब कुछ आपको बताया। अब आया कि इनका लोन हुआ कैसे, और इनका लोन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्यों विपक्ष ने, किसी भी सीनियर आदमी ने इसके बारे में बात नहीं की? आप पत्रकार भी सोच रहे होंगे, बड़े मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया में लोग हैं, पूछते रहे कि खामोश है, खामोश है, बोल नहीं रहे, चुप है। भाई क्यों चुप है? कभी सोचा आपने? ये चुप इसलिए है, अब मैं आपको बताता हूं। जब कोई विपक्ष भी और पक्ष भी तब बोलता है जब उनको पता, उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई गलती है। जब उनको पता है कि इसके अंदर कोई गलती ही नहीं है, तो क्यों कोई बोलेगा? अब हुआ क्या इसके लोन का, मैं आपको बताता हूं, और ये बड़ी जरूरी बात है, और मैं चाहूंगा कि पूरा प्रदेश इस बात को सुने। 2013 में, जबकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस लोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इश्तिहार उन्होंने छापा, रूमा कौंडल जी, रोमा चौहान जी ने इश्तिहार छापा, उनके हस्बैंड केशव चौहान जी, जो कि बहुत ही दोनों रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमारे से 24 करोड़ रुपए की डिमांड की, हमने उनको 24 करोड़ रुपए दिया, बैंक से 18 करोड़ का लोन लिया, 6 करोड़ रुपए अपने बैंक से दिया, और हमने होटल की परचेज कर ली। पर अब होटल का लोन क्या था? आरोप ये लगाए कि लोन जो है उसमें इतने पैसे माफ करा दिए, इतने पैसे माफ करा दिए, पता नहीं 45 करोड़ करा दिया कि 40 करोड़ करा दिया कि 35 करोड़ करा दिया। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब मैं आपको असलियत बताता हूं। 2013 में एक परिवार ने, अपने परिवार को हर कोई आगे ले जाना चाहता है, जिसके पास एक दुकान थी उसने 2 दुकानें बनाई, जिसके पास स्कूटर था उसने गाड़ी ली, जिसके पास गाड़ी थी उसने 2 गाड़ियां ली, एक अपने बच्चे को लेके ली। जो तंबू में बैठता था वो दुकान में आया, जो दुकान में बैठता था उसने कुछ बड़ी चीज बनाई, किसी का ढाबा था उसने रेस्टोरेंट बनाया। हर आदमी ने ग्रो किया अपनी तरह से। हर आदमी, इस सृष्टि में जो आदमी बैठा है उसने ग्रो किया, उसको बढ़ा। वैसे ही रूमा चौहान जी और केशव चौहान जी ने 2013 में ये सोचा कि हम भी कुछ बढ़िया बनाए, हम कुछ एक अच्छा होटल बनाए, पालमपुर के अंदर एक अच्छी चीज खड़ी करें। 2013 और 2016 में इन्होंने होटल के लिए 18 करोड़ 55 लाख रुपया, 18 करोड़ 55 लाख रुपीस का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 18 करोड़ 55 लाख रुपए। और ये 2013 से 16 तक लिया, एक साथ नहीं लिया। 2013 में कुछ लिया, 2014 में कुछ लिया, 2015 में कुछ लिया, 2016 में कुछ लिया। जबकि इसके बारे में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, ये बैंक का काम है, ये रूमा चौहान जी का काम है। पर मुझे उनके लिए दुख है कि एक परिवार ने सिर्फ इतना सा किया कि अपना होटल इश्तिहार छापा, और इश्तिहार में उनकी बात हमारे से हुई और हमने ले लिया। बैंक से हमने लोन लेके 18 करोड़ रुपया और 6 करोड़ अपने खाते से दिया। उनकी क्या गलती है? उनको इतनी अखबारों में आ गया, इतना उनके लिए उल्टा सीधा लिख दिया। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने कुछ अच्छा करने का सोचा, एक होटल बनाया। 2013 से 16 तक उन्होंने 18 करोड़ 55 लाख रुपए लोन लिया इन 3 सालों में, और सीसी जो है 5 करोड़ की ली, 5 करोड़ की सीसी ली, मतलब टोटल मिला के 23 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया। और इन्होंने आज तक कितना पैसा वापस कर दिया पता है आपको? ये लोग कहते हैं इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। आप हैरान होंगे, ये डाटा मैंने बैंक से लिया है, केसीसी बैंक के जनरल मैनेजर साहब से लिया है, अभी भी लेके आया। अभी मैंने
यहाँ से एक हमारे लॉयर हैं, उनको भेजा था, उनसे मंगवाया। इन्होंने 33 करोड़ 63 लाख रुपए वापस कर दिया। 23 करोड़ 55 लाख रुपए लिया और बैंक का कितना पैसा दिया? 33 करोड़ 63 लाख। बैंक में होता क्या है, आदमी लोन लेता है, आदमी ने 23 करोड़ का लोन ले लिया, जब वो पैसे वापस नहीं कर पाता टाइम पे तो अकाउंट एनपी हो जाता है। उसका मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, एनपीए। जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो क्या होता है, उसको एकदम एनपीए के बाद उसको ब्याज लगना शुरू होता है। उसको बोलते हैं पीनल इंटरेस्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं दंडात्मक ब्याज। क्या बोलते हैं? दंडात्मक ब्याज। मतलब उसको दंड लगना शुरू हो गया, अब उसको दंड पड़ रहा है। उसने देना तो है 23 करोड़, पर बैंक ने उसको दंड लगाना और दंड वाला ब्याज लगाना शुरू कर दिया। हिंदी में उसको बोलते हैं दंडात्मक ब्याज। अब दंड वाला ब्याज लगना शुरू हो गया और दंड वाला ब्याज में 23 करोड़ रुपया उसने देना था, उसको ब्याज लगता लगता लगता, उसको दंड बोलते हैं, वो बैंक का दंड होता है, उसको दंड लगता लगता ब्याज बढ़ता चला गया। पर असलियत में उसने 23 करोड़ 55 लाख रुपए देना था और उसने दे कितना दिया? 33 करोड़ 63 लाख। मतलब 10 करोड़ 10 लाख रुपया ऊपर दे दिया। जितना लोन लिया था बैंक से उससे 10 करोड़ 10 लाख रुपया ऊपर दे दिया। तब भी इन्होंने मतलब रूमा चौहान जी और केशव चौहान जी का मतलब अखबारों में क्या क्या छापा। 23 करोड़ 55 लाख का 33 करोड़ 63 लाख रुपया इन्होंने दे दिया। 12 करोड़ रुपया इन्होंने पहले दिया, 12 करोड़ रुपया पहले दिया और 21 करोड़ 63 लाख रुपए इन्होंने जब रजिस्ट्री कराई उस टाइम दिया। टोटल 33 करोड़ 63 लाख रुपए दिए। अब मजेदार बात यह है कि ये आखिरी चीज है आप लोगों के लिए जो बड़ी दिलचस्प होगी आपके लिए। इनका बोल रहे हैं मुद्दा क्या है कि ब्याज माफ हुआ, 40 करोड़ माफ हुआ, 30 करोड़ माफ हुआ, 25 करोड़ माफ हुआ, ऐसे बोल रहे हैं ना। अब ये माफी हुई कब है ये किसी को पता नहीं बोल, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर जो है भैंस बराबर है। आपको पता ही नहीं, आपको तो काले अक्षर में भैंस नजर आती है, इसलिए आप उसको पढ़ पाते नहीं। अब ये काला अक्षर है जो मैंने लिखा है, अगर इसमें भैंस नजर आए मैं क्या करूंगा उसका। अब हुआ क्या, 2022 में बीओडी हुई, 2022 जुलाई सरकार थी बीजेपी की, पिछली सरकार थी, और मैं उन पे छींटाकशी नहीं कर रहा। उन्होंने एक नेक काम किया, इसीलिए उनको पता है कि ये क्या हुआ। ओटीएस की स्कीम, जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है, जब भी कोई अकाउंट में पैसे नहीं जमा होते तो दंडात्मक ब्याज लगता है, और दंडात्मक ब्याज के बाद जब उसकी कुर्की होती है, मतलब नीलामी होती है, अब नीलामी से पहले एक बार ओटीएस होता है या बैंक उसको ओटीएस देता है। ओटीएस का मतलब है अगर आप अप्लाई करो तो हर बैंक देता है, एसबीआई, पीएनबी, देश के बैंक, दुनिया के बैंक, हिमाचल के बैंक। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये जब से बैंक बने तब से ये प्रक्रिया है। उसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। अब ये वन टाइम सेटलमेंट हुई कब? रूमा चौहान जी की ये वन टाइम सेटलमेंट हुई 2022 में, सितंबर 2022 को स्कीम आई, सितंबर 2022 को ये स्कीम आई कि आप पैसे जमा करा दीजिए। जितने लोगों के अकाउंट जो है वो खराब है और जितने लोगों के अकाउंट एनपीए हो गए हैं, जिनको दंडात्मक ब्याज लग रहा है, दंड मिल रहा है बैंक से कि आपको एक्स्ट्रा पीनल इंटरेस्ट लग रहा है, उनको आप अपने पैसे जमा करा दें, हम आपका वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। वो स्कीम में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, उस स्कीम को बनाया गया नो डिस्क्रिमिनेशन, और क्या था? नो डिस्क्रिमिनेशन, और क्या बोला था उन्होंने? डिस्क्रिमिनेशन था नो डिस्क्रिशन। नो डिस्क्रिशन मतलब
आप इसको ना तो कोई डिस्क्रिशन, इसको चूज कर नहीं सकते आप। जिसका भी एनपीए हुआ है उसको आपको एक जैसा समझना पड़ेगा। मतलब जितने लोगों ने खाता लिया, जितने लोगों ने लोन लिया, उनको एक बराबर ही बैंक जो है वो सुविधा देगा ओटीएस की। ये 2022 में सितंबर में आई। इसमें कितने लोगों ने लोन लिया था और कितने लोगों को ओटीएस मिला आपको पता है? 5461 लोग। कितने लोग? 5461 लोग जिन्होंने बैंक का लोन देना था और जिनका बैंक का खाता खराब हो गया था, उनको बैंक ने ओटीएस की सुविधा दी। जिस ओटीएस के बारे में बार बार कह रहे हैं, ओटीएस दे दिया, इनको पैसे दे दिए। 5461 लोगों को दी। उसमें से कितने लोगों ने सुविधा को अवेल किया, मतलब जो पैसा दे पाए? 4420 लोग। 4420 लोगों ने सितंबर 2022, मतलब हमारी सरकार आने से पहले पिछली सरकार के अंदर जो ये सुविधा आई, ओटीएस आया, उसके अंदर 4420 लोगों ने ये दे दिया। और 4420 लोगों में कितने पैसे बैंक को आए? 112 करोड़। कितने पैसे आए? 112 करोड़। और बैंक ने कितने पैसे छोड़े जो दंडात्मक ब्याज के थे, जो दंड था? 122 करोड़। 122 करोड़ बैंक ने छोड़ा जो दंडात्मक ब्याज था। और उसी समय 2022 में पहली बार सरोवर पोर्टिको, रूमा चौहान, जिस होटल को हमने खरीदा है, उन्होंने पिछली सरकार में इसमें अप्लाई किया और पिछली सरकार में केसीसी बैंक ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ऊपर अपफ्रंट मनी, मतलब पहला जो किस्त होती है वो 2 करोड़ रुपए जमा करा दी पिछली सरकार की। एक्सेप्ट जब करते हैं तो एक्सेप्ट करके पैसे जमा होते हैं। जो सरोवर पोर्टिको ने पैसे जमा कराए उसकी डेट लिखी आप लोग, 16/11/2022। हमारी सरकार कब आई थी? दिसंबर में नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में आई। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप सबको याद है, तो ये बता रहा हूँ डेट आपको याद है। तो ये झूठ का झूठ और सच का सच कोर्ट तो करेगा ही, पर जो जब कोर्ट करेगा उसमें समय लगता है। इसलिए मैं आज आपको कम से कम अपनी दलील दे रहा हूँ। अब ये बात मैं कोर्ट में जाके भी, जो हमारे परिवार अब डिसाइड करेगा, जो भी परिवार में केस करेंगे, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन कह रहे हैं कि हमने केस करना है इस बार। तो मैंने कहा भैया आपके लिए बोला है, अपने आप को तो मैं रोक सकता हूँ पर अब आप लोगों को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके लिए किसी ने गलत बोला है तो आप अपने आप देखिए। 16/11/2022 को सरोवर पोर्टिको ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करा दिए। 16/11/2022 ओटीएस स्कीम के पैसे साहब, ओटीएस स्कीम के पैसे 16/11/2022 को 2 करोड़ 20 लाख रुपया जमा हो गए। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि इन्होंने अपनी ओटीएस स्कीम को उस टाइम अवेल किया पर ये पैसे नहीं दे। 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो जमा करा दिए पर आगे के पैसे देने के लिए इनके पास नहीं हुए। अब उसके बाद दोबारा से स्कीम आई। जो स्कीम 2022 में आई थी वो सितंबर 2023 तक चली और ये स्कीम एक के लिए नहीं आई, 5461 लोगों के लिए आई। जितने लोग भी लोन लिया था बैंक ने एक के लिए नहीं निकाली, सबके लिए निकाली। और उसमें से कितने लोगों ने ओटीएस लिया? 4420 लोगों ने। उन 4420 लोगों ने ओटीएस लिया पर स्कीम आई 5461 लोगों के लिए। अब उस स्कीम के अंदर इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो दे दिया पर बाकी पैसा ये दे नहीं पाए। अगस्त 2024 को, मतलब पिछले साल, दोबारा से ये स्कीम आई। इसमें तकरीबन 2300 लोगों ने, तो 2300 पीपल अगेन अप्लाइड। 2300 लोगों ने अप्लाई किया। जो ये 1-2 चेहरे लगाते हैं सिर्फ प्रदेश में,
मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे बाद अब पत्रकारों का काम शुरू होगा। मैंने अपना काम कर लिया, अब जो मैं कह रहा हूं कितना सत्य है और उसकी गहराई तक जाना और उसको खंगाल के लोगों तक लेके आना, ये आप लोगों का काम है। मेरा काम खत्म हो गया, मैं कह के चला जाऊंगा, उसके बाद कोर्ट में जाके केस कर दूंगा, पर आप लोगों का काम शुरू होता है, क्योंकि ये सच्चाई जो है वो लोगों तक लाना ये आपकी जिम्मेवारी है। 2350 लोगों ने, 2300 के करीब लोगों ने अप्लाई किया और 1800 के करीब लोगों ने पैसे दोबारा भरवा दिए। ये 2024 पिछले साल हुआ। ओटीएस, यही ओटीएस में 2500 लोगों के करीब लोगों ने अप्लाई किया और तकरीबन 1800 लोगों ने दोबारा से पैसे भरवा दिए। अब ये पैसे कितने भरवाए पिछले साल? 113 करोड़, 113 करोड़ और 105 करोड़ रुपया द्वारा बैंक ने छोड़ा। 105 करोड़ रुपए द्वारा बैंक ने छोड़ा, क्योंकि ये ओटीएस की स्कीम है। ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरे बैंक को मॉनिटर करता है, ये उसके ऊपर स्कीम्स चलती है सारी की सारी। तो द्वारा बैंक ने इसको किया। अब इस 105 करोड़ ने का वेवर ऑफ हुआ और 113 करोड़ रुपए जमा हुआ बैंक के अंदर। ये हिंदुस्तान के और दुनिया के सभी बैंक करते हैं। ये 2024-25 वाली स्कीम के अंदर इस बार इन्होंने भी पैसे जमा कर दिए। ये सारे लोगों के लिए थे, 2300 लोगों के लिए, 2300 पीपल, जिसमें से 1850 लोग, मान के चलिए तकरीबन 1850 लोगों ने तकरीबन पैसे जमा कराए, पर इनको सिर्फ एक आदमी नजर आया, वो थे सरोवर पोटीकोट। अब बात करते हैं आखिरी, ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मेरी लास्ट बात ये है कि देखिए, हमारा जिंदगी जो है बड़ी पारदर्शिता से कटती है और पारदर्शिता के अंदर जिंदगी में आप जब पब्लिक लाइफ में होते हो तो आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलते हो। और हमारे परिवार ने एक जिंदगी में एक लक्ष्य लिया। जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पास दो सोच थी, क्या मुझे राजनीति करनी चाहिए, क्या मुझे अपना एक जो इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर है उसको देखना चाहिए। मेरे पिताजी ने 1980 में 1980 में एक फैक्ट्री लगाई। ये हिमाचल की एक बहुत ही बहुचर्चित और बड़ी एक रिस्पेक्टेबल फैक्ट्री थी। आप सबके घरों में परिवार के लोग 50 साल, 55 साल, 60 साल से ऊपर वाले होंगे। आप सब अपने घरों में, जितने भी लोग मेरी बात पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं, आप सब अपने घरों में सिर्फ बैठ के अपने घर के बड़ों से, माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, परिवार के बड़ों से सिर्फ एक नाम सुनिएगा और पूछिएगा कि रुचि प्रेशर कुकर। ये हिमाचल की एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फैक्ट्री थी। हाँ जी, पहली फैक्ट्री। और 1980s में ये फैक्ट्री लगाई और ये पूरे देश की जो आर्मी की कैंटीन होती है, आर्मी की जो कैंटीन होती है, योल में भी कैंटीन है, हर जगह कैंटीनें होती हैं, चाहे बरेली की कैंटीन होगी, चाहे कानपुर की होगी, चाहे बॉम्बे की होगी, चाहे दिल्ली की होगी, सारे देश की कैंटीनों में ये कुकर बिकता था। और हिमाचल का एक बहुत बड़ा यूनिट था, बहुत से लोग काम करते थे, ट्रक थे, गाड़ियां थी, और उन्होंने बड़ी एक इज्जत बनाई फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री का उद्घाटन तो शायद आप लोगों ने भी अटेंड किया हो, क्योंकि मैं तो उस टाइम शायद पैदा ही हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद उन्होंने एक होटल बनाया जो होटल राज है। होटल राज एक कांगड़ा का बड़ा रिस्पेक्टेबल होटल है। उस होटल को भी उसने अपने एमएलए बनने से पहले बनाया। और नगरोटा भगुआ ने जो पहला इलेक्शन का, हमारे नगरोटा परिवार ने, हमारी विधानसभा ने जो रिजल्ट सुना, वो उस होटल में बैठ के सुना। जो पहली धाम लगी उनके पहली बार एमएलए बनने की 1998 में, वो राज होटल में बनी। और हम उस टाइम बहुत छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो हमने भी वो मंजर देखा है। उसके बाद कांगड़ा में एक भाटिया सिनेमा था,
बहुत पुराना सिनेमा था, इन्होंने तो मूवी देखी होगी जो सीनियर लोग हैं, भाटिया सिनेमा। रियाल अंकल बोल रहे हैं पीछे से, देख भाटिया सिनेमा जो था उसमें एक मार्केट बनाई गई। वो मार्केट पिताजी ने खरीदी और उसका नाम रखा बाली कॉम्प्लेक्स। उसमें आज विशाल मेगा मार्ट है। मैंने उस मार्केट को तोड़ा जब मैं पढ़ के आया और मैंने उसको विशाल मेगा मार्ट बनाया। जहां हमारी कुकर फैक्ट्री थी उसको हमने चेंज करके इंडस्ट्रियल एरिया में लेके आए। कुकर आज भी बनता है और उस फैक्ट्री का क्योंकि बहुत सारा और काम में डाइवर्स कर दिया, समय नहीं था। जो कुकर पूरे देश में बिकता था उसको मैं इतना विस्तार नहीं कर पाया, पर जहां कुकर की फैक्ट्री थी वहां हमने अस्पताल बनाया और वो फोर्टिस को दिया। और जहां पे हमारा बाकी चीजें थी, बिजनेस थे, जहां हमारी जमीनें थी, वहां हमने बिल्डिंगें बनाई। कोई बिग बाजार को दी, कोई रिलायंस को दी, कोई रिलायंस ट्रेंड्स को दी, कोई बैंकों को दी। जिस आदमी ने एक दुकान बनाई थी उसने दो बनाई, जिसने एक गाड़ी ली थी उसने दूसरी ली। हर आदमी ने अपनी जिंदगी में अपने आप या उनके बच्चों ने या उनके बच्चों के बच्चों ने हमेशा मेहनत करके आगे बढ़े। आज भी मेहनत कर रहे हैं लोग आगे बढ़ने के लिए, पर विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी एमएलए बनने से पहले कांगड़ा की एक बहुत बड़ी मार्केट, कांगड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा होटल और कांगड़ा में सबसे बड़ी हिमाचल में एक रिस्पेक्टेबल एक फैक्ट्री के मालिक थे जिसमें यूटेंसिल्स बनते थे, हर तरह के बर्तन बनते थे और जिसके अंदर कुकर बनते थे। सैकड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। और जब मैं पढ़ाई करके आया तो मैंने इसका विस्तार किया। मैंने बिजनेस में अपना मन लगाया, रात दिन एक किया और पिछले 20 साल में संगठन की राजनीति करते हुए 25 साल हो गए, मैंने रात दिन बिजनेस को एक्सपैंड किया। अब जब राजनीति में मैं आया तो मेरे पास दो चीजें थी कि क्या मैं राजनीति करूं या मैं अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करूं। मैंने सोचा मुझे पिताजी के पथ पे चलना है। उन्होंने सेवा की है, राजनीति को उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से, उन्होंने राजनीति के अंदर हर चीज अपनी झोंक दी और मुझे पिताजी के पथ पे आगे बढ़ना है। बिजनेस होना एक हमारी जिंदगी में एक हमारा मेरिट है, क्योंकि हमें कोई गलत काम नहीं करना पड़ता कुछ करने के लिए। हम सेवा कर पाते हैं, हम मेडिकल कैंप लगा पाते हैं, हम लोगों के उपचार करा पाते हैं, हम रेड क्रॉस में ऑपरेशन करा पाते हैं, हम चेक से पेमेंट दे पाते हैं, हजारों लोगों की सेवा कर पाते हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। अगर ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता तो शायद ये सब हम नहीं कर पाते। अब ये बिजनेस क्या है, क्योंकि अब इतनी बातें उठी इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए रिकॉर्ड भी लाया कि मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, तो इसलिए मैंने आपके लिए दूसरा वाला पेपर निकाला। मैंने आपके लिए फिर इस बार पर्सनली रिकॉर्ड बना लिए। आई थॉट इट इज टू मच। तो ये इसका रिकॉर्ड है। तकरीबन हमारे बिजनेस के अंदर 500 से ऊपर आदमी काम करता है। 500, जो आदमी किसी टाइम 100-150 होते थे, आज 500 से ऊपर है। और मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि सारे इसको रिकॉर्ड करें और इसको पता भी चले। और ये वो 500 परिवार है या 600 परिवार है, तकरीबन 500 है, जिन्होंने हमारे परिवार को और मजबूत बनाया है। और मैं इनको अपनी जिंदगी में हमेशा परिवार मानता हूं। जिस तरह नगरोटा भगवा मेरा पहला परिवार है, मेरा दूसरा परिवार वो है जो मेरे साथ काम करता है, जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। ये 500 परिवार से जो ऊपर है, ये महीने की 1.5 करोड़ रुपया से ऊपर तनख्वाह लेता है। महीने की 1.5 करोड़ रुपया, एक महीने की 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर तनख्वाह लेता है, जिसका बकायदा सारे को जो कंप्लायंस होते हैं सरकारी, चाहे उसकी प्रोविडेंट फंड हो, चाहे उसका पीएफ हो, चाहे उसका इंश्योरेंस हो, चाहे उसका टाइम पूरा होने पे ग्रेचुटी हो, ये सारे उसको फुलफिल करते हैं। अस्पताल हो हमारा, चाहे हमारे होटल हो, इन सब के अंदर ये 600 परिवार
बद्दी या नालागढ़ में काम नहीं करता, ये दिल्ली में काम नहीं करता, ये हिमाचल में कांगड़ा जिले में काम करता है। और अब इसमें अधिकतर लोग कांगड़ा जिले के हैं और सबसे ज्यादा लोग 90% या 80% लोग जो है वो नगरोटा के हैं और तकरीबन 80% लोग नगरोटा के हैं और 20-25% लोग जिले के हैं ज्यादातर। ये 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह जो है ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट के लॉज है उसके हिसाब से जाती है। 1,75,00,000 रुपए का सिर्फ इनकम टैक्स ही जमा कराता हूं मैं साल का, जो मेरा निजी इनकम टैक्स है, जो मेरी जिम्मेवारी है, जो कि तकरीबन 15 लाख रुपए महीने का है और ये मेरी इनकम के ऊपर होता है। और तकरीबन 50 लाख रुपए से ऊपर महीने का मुझे सिर्फ रेंट ही आता है कंपनियों से, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, चाहे रिलायंस हो, चाहे विशाल मेगामार्ट हो, चाहे बाकी। तो जो आदमी 1.5 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह देता है, जो टैक्सों में तकरीबन साल का बाकी जीएसटी वगैरह मिला के तो पता नहीं कितना होता होगा, पर जो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह देता है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की साल की तनख्वाह देता है, अगर उसने 24 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली और वो 18 करोड़ रुपए लोन ले लिया और 6 करोड़ रुपए अपने बैंक से दे दिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? पर क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं इसलिए किसी ने कुछ भी कहना था। बड़ा सिंपल सी चीज है, हमारा सब कुछ लोगों के लिए समर्पित है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हमारा परिवार है, वो रात दिन मेहनत करके उन्होंने ग्रुप को इतना बड़ा बनाया है कि आज हम इतनी तनख्वाहें भी दे पाते हैं। और ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं हमारे पास, इन्होंने आज ये अगर 500 से ऊपर परिवार नौकरी कर रहा है तो एक परिवार में 5 आदमी 6 आदमी, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा मान लो कि तकरीबन 3,000 लोग 3-4 हजार लोग शाम को घर में बैठे हैं और घर में इकट्ठे बैठ के खाना खाते होंगे, घर में इकट्ठे बैठ के बात करते होंगे। 3-4 हजार परिवार खुशी से रहता होगा। पर आज मुझे ये सब कुछ बोलने की कभी जरूरत नहीं थी, पर इसको मैं इसीलिए अब मैं कोर्ट में मूव कर रहा हूं। आई एम मूविंग टू द कोर्ट बिकॉज हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, मेरे पास मौका था मैं अपने बिजनेस को और विस्तार करता, पर मैंने सोचा मेरे को अपने पिताजी के पथ पे चलना है। वो इतना कुछ जिंदगी में किया उन्होंने और इतनी मजबूती से किया क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा सॉलिड उनको ये लगता था। बीजेपी के अंदर माननीय गडकरी जी हैं, उनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो बहुत ही छोटा हूं उनके आगे। कांग्रेस के अंदर कितने से मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी रहे, कितने सारे लोग रहे, उनका इतना बड़ा वो मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी के अंदर कितने सारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के अंदर कितने सारे यूनियन मिनिस्टर हैं, देश के अंदर जिनका इतने बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। और वो अगर गडकरी जी आए हैं राजनीति में तो सेवा कर रहे हैं। अगर कमलनाथ जी आए हैं और कमलनाथ जी की हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां हैं दुनिया में और वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो वो सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बने, पैसे कमाने के लिए नहीं बने। पैसे की उनको जरूरत नहीं थी। वैसे हमने जिंदगी में अपने राजनीति में अपनी तरफ से सेवा करने के लिए आए, जो लग पाता है वो करते हैं, अपनी तरफ से जो कर पाए, और उसको कभी बड़ा नहीं दिखाते, नीचे झुक के चलते हैं। मजदूर कुटिया में रहते हैं क्योंकि हमारा काम चल रहा है 3-4 बेडरूम के घर में, पर बार बार ये बोलना आके कि 3 बेडरूम में रहते हैं, मजदूर कुटिया में रहते हैं, मजदूर कुटिया में रहते हैं, बुराई क्या है भाई? हमारा गुजारा चल रहा है। इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने बड़े बड़े होटल अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, पर अगर मेरा गुजारा चल रहा है तो मैं उसके अंदर रह रहा हूँ। मेरे दादाजी उसमें रहते थे, मेरे पिताजी उसमें पैदा हुए, जब वो वहीं पे थे, टांडा में पैदा हुए पिताजी, पर यहीं पे उसके बाद घर पे आए। मैं उसमें पैदा हुआ, मेरा बेटा मजदूर कुटिया में पैदा हुआ, तो बुराई क्या है? छोटा घर है, मेरी प्रवृत्ति दिखाता है, साधारण प्रवृत्ति है मेरी, सिंपल रहता हूं मैं, स्कूटर में भी चला जाता हूं,
3 व्हीलर में भी चला जाता हूँ, बाइक पे भी बैठ जाता हूँ, पर उसमें ये नहीं है कि मैं करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर लेना हो तो कुछ भी ले सकते हैं, पर उस घर को इतना नीचा दिखाना, मजदूर कुटिया में रहते हैं, मजदूर कुटिया में रहते हैं, मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। तो मेरे अभी याद आता है विकास पुरुष जी की एक, अच्छा ये मेरी धर्मपत्नी का मेरे को मैसेज आया कि भाई इसमें मेरा जिक्र जरूर करना तो कर रहा हूं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन, क्योंकि इनकी बात करना भी जरूरी है, ये हमारी साधारण प्रवृत्ति है। हम नीचे झुक के चलते हैं, हर किसी के पांव हाथ लगाते हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं, हर किसी से गले मिलते हैं, हर किसी को प्यार देते हैं, पर उसके कारण हम छोटे नहीं हो जाते। वो हमारा प्यार है लोगों के, वो हमारा समर्पण है, उसके कारण उसको इतना नीचा दिखाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग ही इनको जवाब दें। मैंने जवाब दे दिया, अब हमारे लोग खुद इनको जवाब दें, क्योंकि मैं बार बार जवाब नहीं दे सकता। अब मेरे को कोई फोन कर रहा था, अब हमारे लोग भी फोन करते हैं, कई बार मुझे भी अभी बोल रहे थे कि अब बोलते हैं, कई बार ऐसे नाम लेते हैं, मुझे दुख होता है। कोई फोन कर रहा था कि लुगड़ ने ये कहा, बोले लुगड़ ये बोला था, अब मैंने लुगड़ ये बोला था, अच्छा फिर है क्या बोले शराबड़ू ये बोला था, लुगड़ बोला था, अच्छा बार बार फोन करके लुगड़ ये बोला था। मैंने मना किया, मैंने कहा बोलना बंद कर दे, आप मत बोलो। दूसरा फोन करता है नोड़े बोला था, मतलब बार बार एक बोलता है लुगड़े बोला था, दूसरा फोन आता है नोड़े बोला था। मतलब मैं भी परेशान हो गया। आप लोग भी इनको देखना बंद करो सर, कौन क्या बोलता है हमें कोई लेना देना नहीं। मैं किसी को बुरे शब्द से नहीं बोलता, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता। पर अब मैं आपको सिर्फ अपनी धर्मपत्नी का ये जो आखिरी मैसेज है और अपनी बहन का है, ये पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी जो है वो बड़ा क्लियर है। राइट टू प्राइवेसी कोई भी ये लॉ ने, कानून ने राइट दिया है। मेरी धर्मपत्नी का नंबर, उसका फोन नंबर वो किसी को भी दे सकती है, मेरी बहन अपना फोन नंबर किसी को भी दे सकती है, पर मेरी बहन का फोन नंबर पढ़ना, मेरी धर्मपत्नी का फोन नंबर पढ़ना और उसको सोशल मीडिया पे पढ़ना ताकि पूरी दुनिया उसका फोन नंबर जान जाए, ये गलत बात है। उसका आधार कार्ड पढ़ना, आधार कार्ड को भी लास्ट के जो अक्षर होते हैं उनको छुपा के दिया जाता है, सरकार भी अगर देती है तो छुपा के देती है। पर मेरी धर्मपत्नी ने अभी मैसेज किया मुझे कि आप ये जरूर बोलिएगा, क्योंकि इन्होंने मेरा भी एकदम हर घर में होता है ना, बोल बोल के मेरी भी इन्होंने नाक में दम कर दी। तो इन्होंने कहा कि अब इनका नंबर पढ़ना पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया जो है, अमेरिका में बैठ के, लीबिया में बैठ के, कीनिया में बैठ के, जाम्बिया में बैठ के, न्यूजीलैंड में बैठ के, हांगकांग में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, कोई भी आदमी, किसी भी प्रवृत्ति का आदमी, कैसा भी आदमी, इनका नंबर बाहर देना ये ठीक बात नहीं है और उसको पढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रजिस्ट्री लेके आए कोई बात नहीं, अगर कोई लेके आया है, या मैं किसी और प्रपेक्ष में किसी और की बात कर रहा हूँ, किसी ने रजिस्ट्री देखी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप मेरे से मांगते मैं भी रजिस्ट्री दे देता हूँ, पर आप रजिस्ट्री को पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया में, ये ठीक बात नहीं है। आप अपने लिए पढ़िए। अब मेरी इनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, अगर किसी के पास भी, अब इस गौर से इस आखिरी बात को सुनिए, अब ये जो राइट है मेरी धर्मपत्नी का और जो मेरी बहन का राइट है, राइट टू प्राइवेसी, वो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने जो भी करना हो कोर्ट में जाके जो इन्होंने करना है, ये अपने आप नोटिस दें, अपने आप जाए, जो करना है करें। मैं इनको नहीं रोक सकता, पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, जितने लोग भी ये बात कहते हैं कि ये गलत हुआ, केसीसी में ये गलत हुआ, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग, एजेंसियां बैठी है, सारी एजेंसियां देश की और सारी एजेंसियां हिमाचल की, मतलब देश की सभी बड़ी एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, सबसे बड़ी सब बैठी है और हिमाचल की बैठी है। आपके पास जो भी सबूत है आप उनको जाके दे दीजिए।
आप कोर्ट में जाइए और मेरे खिलाफ केस कीजिए, अगर आपके पास कोई सबूत है। अगर आपके पास कोई भी सबूत है, आप कोर्ट में जाइए और मेरे खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। पर ये अनाप शनाप लोगों को राजनीति के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए आप राजनीति मत करिए। सिर्फ अनाप शनाप बोलना है, लोगों को सुनाना है। आपको यही नहीं पता, काला अक्षर भैंस बराबर। आपको पता ही नहीं है कि ओटीएस कब हुआ, आपको पता ही नहीं कि कितने लोगों ने बेनिफिट लिया, आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने अप्लाई कब किया। आप बोल रहे हो कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट होगी। भाई पिछली सरकार में सितंबर में, जब पिछली हम लोग एमएलए भी नहीं बने थे, तब इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए जमा कराया। पता तो करते, पता तो करते, पर कुछ भी करते रहे। और ओटीएस एक आदमी का नहीं हुआ, हजारों लोगों का हुआ। उन हजारों में से ये एक थे, और हमने जो पैसा दिया वो लेजिटिमेट दिया। इसलिए मेरी एक ही अर्ज है कि ये जिस आदमी ने भी कोई बात भी कहनी है, वो जाके सीधा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या न्यायपालिका कोर्ट में जाए और वहां जाके अपने सबूत दे दे। पर ये मतलब लोगों को झूठ में, मतलब सोशल मीडिया पे झूठ लिखना या बाकी जगह, ये ना करें। अगर 1% भी सच्चाई है, 0.% भी सच्चाई है, तो कोर्ट में जाए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सारी बड़ी एजेंसीज है, देश की है। आपको हिमाचल की एजेंसीज पे अगर यकीन नहीं है तो देश की है। उन देश की एजेंसीज को जाके अपने सबूत पकड़ा दे कि इन्होंने ये गलत किया, ये सबूत हमारे पास है। आप धन्यवाद। सर आपने बोला कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सारी बात रखी, आपने बड़े आराम से। आपने कहा कि कोई जो भी इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसको इसने बांध के रखा है, ये अपना पक्ष क्यों नहीं रखता? क्योंकि सवाल तो पहले उसी को उठ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि केसीसी बैंक में, देखिए एक बात मैं माफी मांगता हूँ और बड़ा खुल के मैं ये बात कहता हूँ, जब भी कोई बात होती है खुल के कहता हूँ। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नेता है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश में एक विभाग नहीं है, पूरा हिमाचल के सारे विभाग ही उनके। हर चीज को हर आदमी नहीं कर पाता, एक आदमी क्या क्या देखेंगे, तो उनके ऊपर मैं ये बात नहीं कहूंगा। पर केसीसी बैंक की साख की बात थी, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो उनको अपनी बात खुल के कहना है। थोड़ी सी बात ये भी रही कि आपने भी उनसे जाके नहीं पूछा। आज जो मैंने आपको बताया है, आप जाके उनसे पूछेंगे तो आपको यही डाटा मिलेगा। आप आरटीआई डालिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में आप सारा का सारा डाटा ले सकते हैं। आप कानूनी पत्रकार हैं, आप सारे पेपर लीजिए, सच्चाई क्या है। पर आपकी बात ये है जरूर कि इन केसीसी बैंक की साख की बात है। केसीसी बैंक के ऊपर इतना ज्यादा बोला जी बैंक खराब हो जाएगा, खाते बंद हो जाएंगे, लोगों का पैसा डूब जाएगा, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं लोग, तो आदमी को बताना चाहिए सबको। इनको जो अधिकारी हैं इनको खुल के अपनी बात रखनी चाहिए। कई बार अधिकारी ये सोचता है कि अभी भाई हमारे को पूरा, जो इन्होंने आपको एक बयान दिया था लिख के, एक बयान इन्होंने लिखित रूप में पत्रकार प्रेस को दिया था, पर वो बयान सब अखबारों में नहीं छपा, सिर्फ 1 या 2 अखबारों में छपा। अगर वो छप जाता तब भी क्लियर हो जाता। पर आप इनको खुल के और बोलना, क्योंकि केसीसी बैंक की साख की बात है और ये डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। और ये बात आपकी ठीक है कि मुख्यमंत्री महोदय का डिपार्टमेंट है, इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि इसमें खुल के अपनी बात रखें। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि उनसे जाके आप इसकी एक एक चीज, इसके अंदर तक जाइए, इसके डीएनए तक जाइए और उसमें आपको हर चीज को निकाल के, ताकि लोगों को पता लगे कि सच्चाई क्या है। और इसी वजह से, क्योंकि विपक्ष को ये सच्चाई का पता है, इसलिए विपक्ष ने अभी तक इसके ऊपर एक भी टिप्पणी विपक्ष के किसी सीनियर नेता ने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि असलियत क्या है। सर, केसीसी बैंक की नहीं, इससे उसका कोई लेना नहीं। केसीसी बैंक का जो इलेक्शन है वो ड्यू था, और वो जो बोर्ड बंद होता है वो तो इलेक्शन ड्यू ही था। वो सबको पता है कि इलेक्शन होना था, तो उसकी वजह से इससे कोई लेना नहीं, टाइमिंग की बात है। मेरा क्वेश्चन एक है सिंपल सा, कि बिजली का बिल बाहर आता है, वो आपका आता है। केसीसी बैंक या ओटीएस का मामला आपने बताया कि इतने हजार लोगों को बेनिफिट हुआ, प्रकाशित होता है तो आपका होता है। ये सारी जानकारियाँ
क्योंकि ये सरकारी बैंक के अंदर थी। देखो सूद साहब ने इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, ये पुराने पत्रकार हैं, बिल्कुल डेप्थ तक जाके पूछते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सूद साहब, आपने बोला कि ये सारी चीजें जब आती हैं आखिरी में पता लगता है सच्चाई क्या है। ऐसा है, इसका उत्तर ये है कि मैंने आपको पहले दिया कि मैंने बचपन से लेके आज तक ना बहुत से लोगों को षड्यंत्र करते हुए देखा है, हमारे साथ, पिताजी के साथ, विकास पुरुष के साथ। तो मैं इनसे निपटने के लिए पूरा मजबूत हूँ, मुझे इनसे निपटना आता है। मेरी बचपन की जो ट्रेनिंग हुई है वो ये देखने की हुई है कि इस आदमी ने ये साजिश की, इस आदमी ने ये की, इसने ये, राजनीति का ये एक पार्ट है। जब आदमी ऊपर जाता है, नगरोटा आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास में सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कहीं पे है विकास के, तो वो नगरोटा बगुआ के। आज टूरिज्म के अंदर नगरोटा बगुआ में 300 करोड़ से ऊपर के काम हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला सिनेमा हॉल, सरकार जो सिनेमा हॉल बना रही है, आज तक सरकार ने, आपने सुना नहीं होगा कि सरकार ने सिनेमा हॉल बनाया, हमने टेंडर कर दिया, टेंडर अवार्ड हो गया है, पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया है, 27 करोड़ रुपए मैंने अप्रूव कराया और तकरीबन 20 या 21 करोड़ में टेंडर हो गया है। उसमें पार्किंग है, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बरमानी जी के वार्ड में, और उसको, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि मैंने बड़ा उसको कंसेप्चुलाइज किया। मैं जब पहली बार गया तो बरमानी जी के साथ हम जब मत्था टेक रहे थे तो बात हुई कि यहाँ पे क्या करना है। इन्होंने बताया ये जगह है, ये लोग तो इसमें कोई रेस्ट हाउस को रिपेयर करना चाह रहे थे जो पिछली सरकार थी। कहते इसमें आपके दिमाग में कोई चीज़ हो तो अच्छी कोई चीज़ बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा अंकल मैं इसके लिए अपने आप सोचूंगा और आपसे बात करूंगा। मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला तो कमाल हो जाएगा, आप ऐसा बनाइए। और आज वो 27 करोड़ का अप्रूव हो गया। 300 करोड़ रुपए में टूरिज्म में वेडिंग डेस्टिनेशन, हिमाचल का सबसे बड़ा होटल और इंटरनेशनल फाउंटेन, ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हिमाचल का टूरिज्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नगरोटा बगुआ में बन रहा है। उसकी एनआईटी जो है वो निकलने वाली। हमने ब्यूटिफिकेशन ऑफ नगरोटा के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से दे दिए, उसका टेंडर हो चुका है, काम चालू हो गया। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कुआड़ी, जहां से मैडम है, इनके यहाँ स्कूल बन रहा है, स्लैब पड़ रही है। बल्दर से कोई है यहाँ पे? बल्दर से आए हुए, बल्दर में नब्बो भाई आए हुए प्रधान जी। वहां पे आईटीआई जो है बल्दर की, वो सबसे बड़ी हिमाचल की मॉडल आईटीआई बन रही है। कितने फ्लोर बन गए जी उसके? 3 फ्लोर बन चुके हैं। नेशनल हाईवे का काम जो कछियारी कांगड़ा तक आया था और बंद पड़ा था और वो 1 इंच भी बड़ा नहीं था, वो पूरा नेशनल हाईवे का काम सारी क्लियरेंसेस करा के, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस थी चाहे बाकी क्लियरेंस थी, सारे कागज पूरे करा के हमने उस काम को विधिवत तरीके से चालू करा दिया। और हमने अपनी सरकार में नगरोटे का पूरा नेशनल हाईवे निकाल देना। अब ये कहते हैं कि भाई नेशनल हाईवे तो सरकार दिल्ली की बना रही है। भाई दिल्ली की सरकार किसकी है? हमारी है। आप अपने समय में क्यों नहीं बना पाए? पिछली बार आप भी, आपके भाई यहाँ भी भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी, और यहाँ पे एमएलए भी नगरोटा में बीजेपी के ही पिछली बार चुने थे। तो उस टाइम नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं था। आपकी जो आपकी नीति थी और नियत थी, वो अगर स्पष्ट होती तो पिछली बार बन जाता। हमने सारे कागज क्लियर कराए, सारी क्लियरेंसेस कराई और आज चालू कर दिया। वैसे ही बहुत से प्रोजेक्ट अगर मैं नेम करूंगा, एक वुमेन हॉस्टल बन रहा है कॉलेज के अंदर, टेंडर हो गया, बीएसएनएल ने लिया, चालू हो गया। एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है रजियाना में, उसका टेंडर हो गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया, 9 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट जब सैकड़ों करोड़ रुपए के चलते हैं तो बुरा लगता है। और फिर उसको रोकने के लिए फिर लोग भी लगते हैं कि आप विकास को रोकना है, काम को रोकना है, रोजगार को रोकना है। रोजगार मेला हर दूसरे मेले वहां लगता है, बाल मेला जब होता है तब भी लगता है। आज नगरोटा बगुआ ने
दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर नगरोटा बगुआ ने दोबारा से अपना जो वर्चस्व है उसको कायम किया है। आज पहले 10 लोगों के अंदर जब सरकार बनी तो नगरोटा बगुआ का उनका बेटा, उनका भाई पहले 10 लोगों में बैठा। ये नगरोटा बगुआ ने की। जो रेलगाड़ी पटरी से बाहर नगरोटा की गई थी वो दोबारा नगरोटा बगुआ ने पटरी पे चढ़ाई और वो बुलेट की स्पीड में पूरे देश में प्रदेश में दौड़ रही है। मेरे को पंजाब का प्रभारी भी बनाया है, ऑब्जर्वर भी बनाया है, यहाँ पे भी जिम्मेवारी दी है, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक भी दिया है, चेयरमैन भी बनाया है, एमएलए भी, सबसे पहले एमएलए हूँ, तो सारी जिम्मेवारी इकट्ठी दी है। तो कुछ ना कुछ नगरोटा ने दोबारा से कायम किया। पर नगरोटा बगुआ दूसरे नंबर पे था, आज दोबारा 10वें नंबर पे हुआ है, पर पिछली बार तो 68वें नंबर पे चला गया था। तो ये अब दोबारा 10वें में पहुंचा, पहले 10 में आया। ये तो ऊपर की तरफ दोबारा जाना है। रोजगार की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, नगरोटा की लड़ाई है, कांगड़ा जिले की लड़ाई है, हिमाचल को आगे लेके जाना है। नगरोटा ने अपनी लीडरशिप को दोबारा से मजबूत पूरे प्रदेश में खड़ा कर। सर, आपने कहा कि व्यक्ति इस पे कोई सवाल नहीं उठाया, पर जो धर्मशाला के विधायक की बात करें, उन्होंने कई सवाल इस पे खड़े किए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपको ये कह दिया कि मेरी नजर जो है वो बिल्कुल पैनी है और वो हर चीज देख रही है। जिसने भी कोई भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, कोई भी हो, मेरी नजर बिल्कुल पैनी उनके ऊपर टिकी हुई है। मैं बर्तन जो है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बर्तन जो है से वापिस करनी जरूर है। शगुन होता है ना, शगुन, जब शादी में ब्याह में आते हो, किसी जगह आते हो, शगुन देते हैं। तो जो RS बाली का शगुन है वो सूद के साथ जाएगा और मैं सूद के साथ वापस करूंगा, पक्की बात है। सर, HPTDC की बात कर लेते हैं। सर, HPTDC के आप चेयरमैन हैं और मैं कोई शगुन अपनी बर्तन कभी कांगड़े वाले कड़े हिमाचल वाले छड़ियो सर, नहीं छड़ियो तो सबसे पहले तो नगरोटे वाले अपनी बर्तन पूरी नहीं बात देना। नगरोटे का मेरे पर जिम्मेवारी बेटा है, भाई है, मैं कांगड़े जिले। सर HPTDC पहली बार जो है फायदे में था। 106 करोड़ रुपए HPTDC ने कमाए, लेकिन जो HPTDC के कर्मचारी है करीब 1750 के आसपास, उन्हें जो है समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। इस बार भी जो पिछले महीने की तनख्वाह है वो 23 तारीख को मिली। सर, ये जो बात है ना, ये आपकी बड़ी जरूरी है। अब इस बात को आप लोग सुन लो, ये आखिरी सवाल है। हाँ जी सर, इसके बाद भी है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आई विल टेक यू। और आपने जितने सवाल पूछो, मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। इनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं है तकलीफ, चलो ठीक है। सब बोल रहे हैं, वर्मा जी भी कह रहे हैं तकलीफ नहीं है। अब ये सब बड़े भाई है ना, आज ये राजनीतिक नाते से कोई नहीं आए हुए। आज जो पूरा कंस्टिट्यूएंसी में देखिए, आज सारे के सारे बैठे हैं। ये अपना रियाड़ अंकल है, पहले ये तो आप क्या, ये कोई तो गया, ये सीनियर आदमी हीर अंकल है, आप आगे आओ। हीर अंकल आप आगे आओ, यहाँ बैठाओ। बुरमानी अंकल इनको साथ यहाँ कर। ये बड़ी आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, अब इसको अलग से आप निकाल के लगा देना क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया। उदयवीर जी, आपसे मिलना है, यही बैठ के बात करनी है। उदयवीर जी ने सबको फोन किए, मुझे एक फोन नहीं किया। मेरे से भी ले लेते रहे, मेरे से भी पूछ लेते, सारे दुनिया को फोन किए, एक फोन मुझे भी करते, है ना। एक पत्रकार, हमने 110 करोड़ रुपए टर्नओवर की, उसके बाद 106 भी की जैसे आपने बताया। और HPTDC ने पहली बार, आज हमारे 3 साल के करीब तकरीबन हो जाएंगे, और मेरे को, मैं बना तकरीबन जनवरी महीने में, तो तब से लेके आज तक मैंने इनकी सैलरी कभी लेट नहीं होने दी, कभी नहीं। सैलरी इनको टाइम पे मिलती रही। इस बार पहली बार जब आपदा आई, तो सबसे पहले जब आपदा आती है तो क्या होता है, टूरिज्म हिट होता है, टूरिज्म हिट होता है। टूरिज्म के अंदर दिक्कत आती है, रूम नहीं लगते क्योंकि लोग नहीं आते बाहर से, डर पैदा हो जाता है, और लोग बाहर से जो आते हैं वो आना बंद कर देते हैं। आपके रूम नहीं लगते, खाने का नहीं होता, जब पैसा नहीं आता तो आपने कैसे देना। तो जो पहली बार हमें 5 करोड़ रुपए से लेके 6 करोड़ के बीच में जरूरत थी, बड़े कम पैसे की। आपको पता है 110 करोड़ रुपया जो टर्नओवर की हमने पैसे कमाए, 45 करोड़ रुपए पुरानी देनदारियां दी हमने, अपने आप पैसे कमा के। पहली बार हुआ कि HPTDC ने खुद पैसे कमा के पुरानी देनदारियां दी।
पुरानी 45 करोड़ रुपए की, हमारी नहीं थी, हमारे से पहले वालों की थी, पर हमने दी वापस। पर इस बार क्या हुआ, जब आपदा आई और हमारा बिजनेस एकदम हिट हो गया, तो मैंने सरकार से पहली बार इस बार पैसे मांगे तनख्वाहों के लिए, 3 साल में पहली बार। और मैंने स्पेशली सरकार को लिखा कि मेरे को पहली बार पैसे की जरूरत है, और आज तक कभी नहीं पड़ी। मैंने ये कराया है, हमने हमारे एम्प्लॉयज ने रात दिन एक किया, 110 करोड़ रुपए टर्नओवर की, 45 करोड़ की पुरानी देनदारियां थी, सब कुछ किया। पर इस बार ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें हमको जरूरत पड़ी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। हमने अपने आप उसको मैनेज किया, क्योंकि सरकार की ट्रेजरी उनसे आना, उसके अंदर समय लगता है। फिर हमने खुद मैनेज किया, और खुद मैनेज करके सरकार ने भी हमारे को बोला कि हम कुछ करेंगे, पर हमने खुद मैनेज किया। मैनेज करने में टाइम लगता है, पर 3 साल में अगर एक बार ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा किसी के बस की नहीं है, वो ना मेरे बस की है ना आपके बस की, कई बार उसमें है। तो अगले महीने से मतलब समयबद्ध जो है कर्मचारी, देखिए ये प्रेडिक्शन जो अगले महीने की है, हमने 3 साल की भी नहीं की थी, 3 साल में समयबद्ध पे दी। ये प्रेडिक्शन अगले महीने की, अगर प्राकृतिक आपदा आई है जिस तरह, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम पुरानी देनदारियां भी हमने सारी दे दी है, हम तो और भी आगे देंगे। पर अगर कुछ ऐसा कोई अनफोर्सेड चीज कोई ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी रूमर्स है कि आप जो है वो दिल्ली जाते हो, उसमें आपको एजेंसी बुलाती है, उसी का ही नाम आता है कि कहते हैं आपकी वहाँ, क्या द्वारा बताइए। देयर आर रूमर्स इन मासेस की कहा जाता है कि आप जो है दिल्ली ये चंडीगढ़, आखिरी क्वेश्चन है, मेरा आखिरी है सर, बाकी अखिलेश भाई। अच्छा, तो ईडी इज कॉलिंग, मतलब आपका ये है कि मेरे को कोई एजेंसी बुलाती है, आपकी ऐसी रूमर्स में कौन सी एजेंसी? ईडी का ही नाम लेते हैं कि अच्छा। दिल्ली में बुलाया जाता है। तो ठीक है, आप रूमर है कि मेरे को दिल्ली बुलाया, किसी ने बुलाया, एजेंसी ने। अब चलिए, आपने पूछ लिया, मैं कभी वैसे ना किसी का नाम नहीं लेता, पर आपने पूछा इसलिए मैं बोलूंगा। मैं बड़ा इज्जत करता हूँ हर एजेंसी की, न्यायपालिका की, हर एजेंसी की, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो स्टेट की विजिलेंस हो, चाहे वो सीआईडी हो, सबकी इज्जत करना अनिवार्य है। कि चलो, आपकी पहली चीज तो ये होती है ना कि वो अच्छा काम करे। मैं आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन, इज्जत इसलिए करता हूँ कि वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम निभा रहे हैं। पिछली बार मेरे पास एजेंसी आई थी जिनका आपने नाम लिया, और उन्होंने पिछली बार मेरे साथ 2 दिन, तकरीबन 1.5 दिन वो हमारे साथ रहे थे। उन्होंने जो हमसे रिकॉर्ड मांगे थे वो हमने सारे रिकॉर्ड दे दिए थे, और उस दिन के बाद आज तक मैं उनके साथ कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद आज तक, मतलब 1 साल से ऊपर, पिछले साल को हो गया होगा, 1.5 साल, आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो ये सब जो र्यूमर है, ये वही लोग हैं जिनको काला अक्षर भैंस बराबर। तो मैं क्या बोलूं, मतलब। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता की, आपने बताया कि जो बैंक को लेकर और जो होटल को लेकर जो है, उस वजह से जो पीड़ा आपको हुई, उस वजह से आपने। मुझे पीड़ा नहीं हुई, मेरे को अत्यंत ऐसा लगा कि देखिए, पीड़ा तो एक है, पर पीड़ा एक छोटा शब्द है। मुझे पीड़ा उनके परिवार के लिए हुई, अपने परिवार के लिए हुई, और उनके परिवार के लिए हुई, क्योंकि वो रूमा चौहान जी और ये जो केशव चौहान जी है, उनकी कोई गलती नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने बात की पीड़ा, और दूसरी बात आपने ये भी बताया कि कितना आपके व्यवसाय है, कितनी आपको इनकम आ रही है, कितने आप जो है हर महीने वेतन दे रहे हैं। सर, बात वही करूँ क्योंकि भाई ने भी प्रश्न किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। कई चीजें पहले मेरी बात सुन लो यार। वेतन, मैं उसके बारे में उत्तर दे रहा हूँ। वेतन दे रहे हैं, वो कंपनी देती है। अब जैसे बाल मेला है ना, हमारा बाल मेला है, बाल मेले के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं। उसमें कोई लोग, हमारे कमेटियां बनी है, कोई हमारी कमेटी है जो मेडिकल का मैं देखता हूँ, कोई कमेटी है जो अखबारों की ऐड का देखती है। जैसे अब आप लोगों का सोशल मीडिया का मैं देख रहा था, कमेटी वाले आए, वो कह रहे थे कि कुछ लोगों के पैसे हो गए, दे दिए हुए, कुछ लोगों के अभी देने हैं। तो वो जो कमेटियां हैं वो उन्होंने करना है, और कुछ लोग उसका देखते हैं,
इसका जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ लोग झूलों का देखते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम का देखते हैं। अभी पीछे वो फ्लैक्स वाले आए थे, वो जो फ्लैक्स वाली कमेटी है वो करती है, तो इसका अलग अलग कमेटी है। सर मेरा एक सवाल ये कि जो धर्मशाला बस स्टैंड है वहाँ पर जो कर्मचारी, क्योंकि GS वाली के नाम पे वो बस स्टैंड का नाम रखा गया, लेकिन वहाँ पर जो कर्मचारियों के रहने की, जो रेस्ट करने की जो सुविधा वो बिल्कुल बदतर है, तो उस पीड़ा को कौन उठाएगा? देखिए, जो नाम रखा गया वो तो सरकार ने रखा, और मैं नगरोटा भगवा की ओर से, कांगड़ा जिले की ओर से, हिमाचल की ओर से धन्यवाद करता हूँ, अपने लोगों की ओर से, अपने लोगों की ओर से। दूसरी बात यह है कि ये जो बस स्टैंड है, इसका कोई आपस में ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ कोई इनकी आपस में बातचीत चल रही है, वो द्वारा से इन्होंने बताया। अजय वर्मा जी वाइस चेयरमैन है इसके बस स्टैंड के, और इनके पास वो भी है बस अड्डा मैनेजर। इसमें ऐसा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से जो था वो अपना काम नहीं कर रहा था, तो उसको नोटिस दे दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि आप उस बस स्टैंड में हमने पर्ची भी बंद कर दी है। अब फिलहाल जो है वहाँ पे जो भी बस हमारी जाती है उसकी पर्ची बंद कर दी है। वो 3-4 साल से उसके पैसे ले रहा था। और जो आपने बात की वो मैं स्वयं मौका देख के आए थे, वो पौड़ियाँ टूट गई थी उसकी, तो उसकी भी व्यवस्था ठीक करने को बोल दिया है और कुछ हद तक कर भी दी है। स्टेयर्स ही नहीं, अंदर रूम्स भी बहुत स्टेज टूट गई थी, उसके अलावा रूम्स भी खराब है। वो देखिए, उसको पता देखिए पता कि वो पूरा बस स्टैंड टूट के नया बन रहा, उसका ना उसका टेंडर वगैरह हो गया था, सारे बस स्टैंड बन गए, ये रह गया, ये उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्प्यूट हो गया। सर में बड़ी चीजें रहेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहेगी। हाँ, सेंट्रल में वो तो पाली साहब एक बात समझिएगा, पाली जी आपसे एक सवाल है मेरा। यू आर माई ओल्ड फ्रेंड, प्लीज से। ये जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वन टाइम सेटलमेंट के अंदर मामला सेटल करने का, जिस वक्त आपने परचेज किया उस वक्त कितना लोन था, और आपने जब परचेज किया तो क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि अभी दी मैंने डिटेल। आप उस वक्त ये कॉन्फिडेंट थे कि ओडीएस में सेटल हो जाएगा? हो चुका था, हुआ था। नहीं, आप समझिए, हमने अब इसे आपने हमने हमारा बैंक से कोई लेना देना नहीं अखिलेश जी। हमने जो लिया है उससे पहले ये सेटल हो चुका था। इसका बैंक, इसका ट्रिब्यून की अखबार, आप कौन सी अखबार के लिए लिखते हैं? ANI ट्रिब्यून के अखबार के होंगे यहाँ पे। आपने बताया ऐड आई, ट्रिब्यून के अखबार में ऐड आई 6 तारीख को, और ऐड के मार्फत हमने ईमेल के द्वारा इनसे संपर्क करके लिया। वो OTS वगैरह इनका 2022 में पहली बार 2022 में इनका 2 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हो गया था। वही मैंने बताया है, सितंबर 2022 में जो आया वो पता नहीं 11 मतलब नवंबर में इनका 2022 में पैसा जमा हो गया। हमारी सरकार बनने से पहले 2 करोड़ 20 लाख, पर ये बाकी पैसा दे नहीं पाए। तो जो बाकी पैसा नहीं दे पाए, उसके बाद दोबारा जब OTS की स्कीम आई तो उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। उस अप्लाई करने के बाद जब इनको बेनिफिट मिल गया उस स्कीम का, उसके बाद इन्होंने इश्तिहार दिया। इश्तिहार देके जब हमने पढ़ा, ईमेल के द्वारा कांटेक्ट किया, 21 करोड़ रुपए इन्होंने देना था, हमने इनको 24 करोड़ रुपए दिया, जो कि लोगों को पता नहीं था। वो अभी जब मैंने बताया तभी पता लगा है। और 24 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए हमने लोन लिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, और 6 करोड़ रुपए हमने अपनी तरफ से दिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू।